हेलो इंटेलिजेंस, मैं हूं मंतशा खान और आप सभी का स्वागत है माइंड मेकअप में। इस वीडियो से हम लोग एक नई क्लास, एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसे आप सभी बच्चे बिल्कुल अपने फ्रेश माइंड से पढ़ने वाले हो। ठीक है, पता है क्या, ये जो क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 1 है, ये पूरा का पूरा क्लास 6 की हिस्ट्री जो है ना, बिलीव मी, इसका एक एक टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर के क्वेश्चन आंसर तक हर कुछ समझेंगे डिटेल्ड वे में, बिल्कुल बाल की ना खाल निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो लेक्चर वीडियो है हमारा, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर वीडियो है क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो चैप्टर नेम है हमारा क्या, तो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अभी जो चैप्टर शुरू होता है ना बच्चों, बहुत सारे सवालों के साथ शुरू होता है। कैसे सवाल, तो अतीत के सवाल कि अतीत में, पास्ट में चीज़ें क्या हुई, कहाँ कहाँ हुआ चीज़ें, कैसे हुई चीज़ें और कब कब हुई चीज़ें। बहुत सारे सवालों के साथ शुरू होती है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे क्लास 6 की हिस्ट्री में समझेंगे। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर है वो रशीदा के सवालों के साथ शुरू होता है। कौन है रशीदा, तो ये रही रशीदा, जो कि क्या है, एक क्यूरियस सी बच्ची, एक क्या है, जिज्ञासु सी बच्ची है, जिन्हें हर कुछ जानने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। चलिए समझते हैं रशीदा की कहानी। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered. देखिए होता क्या है कि रशीदा ना बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो अचानक से उनकी नज़र एक हेडलाइन पर जाती है। क्या लिखा होता है हेडलाइन पर, तो हेडलाइन पर लिखा होता है 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 साल पहले। इस चीज़ को देखकर वो चौंक जाती है, वो सोचने लगती है भला कोई इंसान कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। चलिए अगर बात क्या हो, कल की हो, यस्टरडे, कि कल क्या हुआ था हम कैसे जानेंगे। ठीक है, तो कल क्या हुआ था, तो बगल में क्या है, आप क्या कर सकते हो, आस पड़ोस से पूछ सकते हो, टीवी देख सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कल क्या हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर, आखिरी साल क्या हुआ था, कैसे पता चलेगा, तो वो तो आपको खुद ही याद रहता है ना, कि भाई पिछले क्लास में क्या थे, पिछले क्लास में आप लोग 5 क्लास में थे, इस क्लास में आप लोग, इस साल में आप लोग क्या हो गए, 6 क्लास में आ गए हो। ये चीज़ आपको खुद ही याद रहती है कि एक साल की जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, ये सब कुछ। अब क्या बात है कि 100 ईयर्स अगो है ना, लास्ट ईयर भी कोई बड़ी बात नहीं है जानना, लेकिन 100 साल पुरानी बातें हमें कैसे पता चल सकती है, सवाल ये आता है। तो देखिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो क्या है, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, तो वो जो लोग हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी, उन किताबों के ज़रिए से क्या है, हमें अपना इतिहास, हिस्ट्री पता चलती है, 100 साल पुरानी बातें पता चलती है। या तो फिर कोई बुज़ुर्ग है जिनकी उम्र 100 साल या उससे ज़्यादा हो रही है, तो उनके ज़रिए हमें 100 साल पुरानी बातें पता चल सकती है। लेकिन अब सवाल पता है क्या आता है, बट वॉट अबाउट लॉन्ग अगो, लेकिन काफ़ी 100 साल पुरानी बातें, जैसे 1000-2000 साल पुरानी बातें हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम कुछ सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए पुरानी बातों को बात करें अगर हम 1000-2000 साल पहले की, तो उस वक्त तो भाई हम इंसान भी नहीं थे, तो कौन बताएगा हमें कि उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 1000-2000 साल पुरानी बातें जानने के लिए, तो हम लोग कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या सोर्स, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट, आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन, ये सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ज़रिए हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलती है चीज़ें। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि What can we know about the past, मतलब हम अपने अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। देखिए बच्चों, आज आप जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हो ना, वो एक दिन क्या है, वो कल होकर के क्या है, अतीत बन जाएगी। ठीक है, तो हम आज की ही तरह पुराने समय, काफ़ी साल पहले की बातें भी हम लोग जान सकते हैं। तो क्या क्या जान सकते हैं हम लोग, तो देखिए क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, सेवरल थिंग्स, बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। सो व्हाट पीपल एट, ठीक है, लोग पुराने समय पर क्या क्या खाया करते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस प्रकार के लोग कपड़े पहना करते थे।
ठीक है। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, आज से लगभग हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे किन घरों में रहा करते थे, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हम किन लोगों की जिंदगी के बारे में जान सकते हैं, हमारे पूर्वज जो हंटर्स रह चुके हैं, जो क्या थे, शिकार किया करते थे, जो क्या थे, हर्डर्स, पशुओं को पाला करते थे, जानवरों को पालते थे, फार्मर्स जो क्या थे, खेती करते थे, रूलर्स जो क्या करते थे, शासन करते थे, रूल किया करते थे, मर्चेंट्स जो सामानों की खरीद बेच करते थे, व्यापारी, प्रिस्ट जो पुजारी होते थे उनके बारे में जान सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन जो थे मतलब क्या, जो घड़ा वगैरह बनाते थे उनके बारे में जान सकते हैं, आर्टिजन्स जो कौन थे, चित्र वगैरह बनाते थे, जो क्या थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है। म्यूजिशियंस जो संगीतकार थे, संगीत वगैरह गाते थे, जो साइंटिस्ट थे जो क्या करते थे, चीज़ों की इन्वेंशन करते थे, खोज करते थे। तो पुराने समय पर क्या है, हम इन सारे के सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी पुराने समय पर आप जैसे बच्चे किन किन प्रकार के गेम्स खेलते थे। आज की तरह वीडियो गेम्स नहीं होते थे बच्चों, फ्री फायर नहीं होता था, लोग आउटडोर गेम खेलते थे, बच्चे आउटडोर गेम्स खेला करते थे, ठीक है। बच्चे किस प्रकार की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड थे, कौन से खेल खेला करते थे, कौन से नाटकों को देखना पसंद करते थे, किस प्रकार के गीत गाते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पर एक आखिरी सवाल आता है यहाँ पे कि हमें ये सारी की सारी चीज़ें जाननी ही क्यों है, हमें ये क्यों जानना है कि हर्डर्स कैसे रहते थे, फार्मर्स कैसे रहते थे, आखिर जानना ही क्यों है, बच्चों के माइंड में ये सवाल आता है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को हम लोग। देखिए बच्चों, अभी के टाइम पर जो हम मॉडर्न ह्यूमंस है ना, हम कुछ भी है, अभी कितने भी विकसित है, तो हम कैसे विकसित है ना। हमारे पूर्वज तो भाई हंटर्स रहे हैं, है ना, उन्होंने क्या, शिकार करा, शिकार करके अपना भोजन को इकट्ठा करा और खाया। आज तो हम क्या देखते हैं, ब्लैंकेट पर बस ऑर्डर करा और घर पर पहुंच गया, खाना खा लिया हम लोगों ने, चीज़ें इतनी आसान हो गई है। तो जो चीज़ों में जो बदलाव दिखा हमें, वो कैसे हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग अपने अतीत को पढ़ते हैं, पास्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पूर्वज तो भाई हंटर्स रहे थे, शिकार करते थे, तो फिर हम इतने डेवलप कैसे हुए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री के ज़रिए से समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। चलिए अब समझ लेते हैं कि हम लोग पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हमारा टॉपिक होने वाला बच्चों, वेयर डिड पीपल लिव। हम लोग पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहा करते थे पुराने समय पर। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड, हम पढ़ेंगे कि ज़मीन के नाम, आखिर पास्ट में ज़मीन के नाम, भूमि के नाम, जो हमारे देश का नाम इंडिया है, कैसे रखाया, उस चीज़ को पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है, हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता है, ठीक है। तो रशीदा वाला जो क्वेश्चन है वो हमें इस टॉपिक में आंसर मिलने वाली है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। वन पास्ट और मैनी, इसे भी हम लोग समझेंगे अच्छे से कि पास्ट एक है या अनेक है, ठीक है। व्हाट डू डेट्स मीन, तारीखों का मतलब क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो पिछला वीडियो हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने समझा कि चैप्टर किस बारे में है और क्या क्या हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, लोग कहाँ रहते थे, लोग घरों पर रहते थे और कहाँ। जी नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आज से लाखों साल पहले की। उस वक्त लोग कहाँ रहा करते थे। तो अगर मैं ही आपसे पूछूं कि आप अभी कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है जहाँ हमारे क्या हो, बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए, हमें क्या मिले, खाना, पानी, एजुकेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, आप वहाँ रहना पसंद करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से आज से लाखों साल पहले, काफ़ी साल पहले लोग नदियों किनारे रहना पसंद करते थे। नदियों किनारे क्या होता था, जंगल हुआ करते थे, गुफाएं हुआ करती थी, जहाँ पर लोग सुरक्षित महसूस करते थे। अब सवाल ये आता है कि नदियों किनारे ही क्यों, है ना, क्योंकि देखिए जल है तो कल है,
देखिए पुराने टाइम पर क्या है कि ना कोई एजुकेशन फैसिलिटी होती थी, ना कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी हुआ करती थी, तो लोगों के लिए क्या होता था, भरपेट खाना खा लेना, पानी पी लेना, मतलब खुद को जिंदा रख लेना ही बहुत बड़ी बात थी। तो लोग नदियों के किनारे रहना पसंद किया करते थे। अब नदियों के किनारे, तो कौन सी नदी के किनारे आखिर लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहा करते थे, चलिए समझते हैं। People have lived along the banks of Narmada for several 100,000 years. आज से लगभग लाखों साल पहले से जो हमारे पूर्वज हैं नर्मदा नदी के किनारे रहते हुए आए हैं। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। Some of the people who lived here were skilled hunter and gatherers. अब जो लोग थे ना, जो नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे लाखों साल पहले, वो हंटर्स थे, मतलब जानवरों का शिकार करते थे, एंड गैदरर्स, जो अपना खाना इकट्ठा करते थे, कहाँ, जंगलों से। अब सवाल आता है कि भाई लोग जंगलों से किन किन चीज़ों को इकट्ठा करते थे, क्या खाते थे पुराने समय पर, समझते हैं। They lived near forests and collected roots, fruits and other forest produce. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जंगल के आसपास रहा करते थे ना, नदी के आसपास जंगल होता था, तो जंगल के आसपास रहते थे और जंगलों से वो लोग क्या लेते थे, तो रूट्स। अब यहाँ पर ना आपको रूट से डायरेक्टली जड़ नहीं समझ लेना है, ठीक है, जैसे मैं समझ लिया करती थी। यहाँ पर रूट्स का मतलब है वो पौधे जो अपना फल ज़मीन के अंदर, मतलब अपने जड़ों में उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, तो ये चीज़ क्या है, लोग इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स, फलों को इकट्ठा करते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो उन्हें जंगलों से प्राप्त होता है, जैसे कि अंडा, शहद, तो इन चीज़ों को लोग इकट्ठा करते थे और अपना पेट को भरा करते थे। आगे हमारा पीपल हैड सेटल्ड डाउन एज एग्रीकल्चरलिस्ट। अब पहले पता है क्या, लोग तो वह जानवरों का शिकार करते थे, धीरे धीरे फिर क्या हो गया, लोग एक कृषक के रूप में बस गए, मतलब लोगों ने कृषि करनी चालू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। समझते हैं कौन कौन सी जगहों में लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था। एरियाज लाइक सुलेमान एंड किरथर हिल्स, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। सबसे पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जहाँ पर लोगों ने क्या करा, खेती करनी शुरू करी। तो कहाँ पर है समझते हैं हम लोग। तो ये जो मैप है ना, आपके बुक में भी दी गई है, मुझे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप अपने बुक में अच्छे से देख लीजिए। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जहाँ पर लोगों ने खेती करना शुरू करा था, कहाँ पर है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है ना। ये रहा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर काबुल नदी बह रही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोग नदियों के किनारे रहा करते थे, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास लोग रहते थे जहाँ पर काबुल नदी बहती है, ठीक है। और कहाँ रहते थे लोग, तो गारो हिल्स, वहाँ पर लोगों ने खेती करना शुरू करा। तो ये देख सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है ना। लोग क्योंकि नदियों के किनारे रहा करते थे। और क्या, तो विंध्या, विंध्या कहाँ पर है, तो सेंट्रल इंडिया में है। आप यहाँ पर देख सकते हो मध्य भारत में विंध्या है, तो यहाँ पर भी लोग खेती किया करते थे। Now, in Suleiman and Kiरthar hills, where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. अब देखिए, लगभग आज से 8,000 साल पहले जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर हम लोगों ने, हम इंसानों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाया था। याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आगे क्या है, people also began rearing animals like goat, sheep and cattle and lived in villages. ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक क्या समझा कि लोग क्या कर रहे थे, पहले जानवरों का शिकार कर रहे थे, फिर धीरे धीरे क्या उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, और खेती करते करते धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। कौन कौन से जानवर थे जो लोग पालते थे, तो शीप है ना, भेड़, बकरी, और कैटल। कैटल क्या होता है, कैटल मतलब होता है वो जानवरों का झुंड जिनसे क्या है, दूध, मांस लेने के लिए उन्हें पाला जाता है ना, या तो फिर खेती करवाने के लिए उन्हें पाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाय या भैंस। तो इन जानवरों को लोग पाला करते थे और गांव में रहा करते थे। याद रखिएगा, लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं ना, खेती कर रहे, जानवरों को पाल रहे हैं, लेकिन गाँव में रह रहे थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले शहर कब विकसित हुए थे।
पीपल हैड सेटल्ड नियर रिवर्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि लोग नदियों के किनारे रहा करते थे। तो नर्मदा नदी के अलावा कौन सी नदी के किनारे लोग और रहा करते थे, चलिए समझते हैं। सो रिवर्स सच एज इंडस एंड गंगा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। तो लोग क्या है, गंगा नदी, इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहा करते थे। अब मन में बच्चों के सवाल आया ज़ोर से कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। चलिए समझते हैं कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। Tributaries are the smaller rivers which flow into a larger rivers. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, तो ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में हम लोग सहायक नदी बोलते हैं। तो वो छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी सी नदी को बनने में मदद करती है। एक मिनट, ये देखिए, ये क्या है, मान लीजिए छोटी छोटी नदियाँ हैं, है ना, और एक बड़ी सी नदी को बना रही है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये छोटी छोटी नदी क्या कर रही है, सहायता कर रही है बड़ी सी नदी को बनने में। ठीक है, तो इन्हें हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझते हैं मैप में हम लोग। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, इंडस रिवर। ठीक है, आप देख सकते हो इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, तो झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। तो ये क्या है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, है ना, जो एक बड़ी सी नदी इंडस को बनने में मदद कर रही है। ठीक है, तो उसे हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो लोग इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहा करते थे। और कहाँ रहते थे, तो गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी। तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, तो यमुना, चंबल एंड सोन। तो यहाँ पर जो है लोग रहा करते थे गंगा नदी के आसपास। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of Indus River. अब ये समझने वाली बात है और याद रखने वाली बात है। आज से लगभग 4,700 साल पहले सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास क्या हुआ था ना, सबसे पहला शहर बसाया गया था। मैंने आपको क्या बताया कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में क्या हो रही थी कि लोग खेती कर रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे, लेकिन गाँव में रह रहे थे। और सबसे पहला शहर कहाँ बसाया गया, तो सिंधु नदी के पास बसाया गया। सिंधु नदी के नदियों के आसपास बसाया गया लगभग 4,700 साल पहले। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और चैप्टर 3 में, है ना, हम लोग सिंधु नदी, इंडस रिवर जो है, ये जो सबसे पहला शहर बसाया गया था, कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा ना सबसे पहला शहर। क्योंकि आज क्या है, हमारे लिए शहर दिखना कॉमन है, लेकिन जब पहली बार शहर बने होंगे तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे बिल्कुल स्पेसिफिकली कि जब पहली बार शहर बसे थे तो वो कैसा था। अभी समझते हैं हम लोग आगे। So later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries. अब पता है क्या होता है कि जो सिंधु नदी है ना, इंडस रिवर, तो वहाँ पर जो शहर बसे थे तो क्या होता है ना, अचानक से टूट जाते हैं। उसके पीछे एक रहस्य है, वो भी हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, टूट जाते, फिर वहाँ से लोग हट करके गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास बस जाते हैं, आज से लगभग 2,500 साल पहले। ठीक है, सो एरिया साउथ ऑफ द गंगा वॉज नॉन एज मगध एंड लाइंग ऑन द स्टेट ऑफ बिहार। अब जो ये गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी के साउथ में एक क्षेत्र है मगध। तो मगध जो है, वहाँ पर ना बहुत ही पावरफुल रूलर्स रहा करते थे। ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर वाले देशों में भी। और राजाओं के बारे में भी क्या करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने मगध में और बाहर में भी इंडिया के क्या करा था, साम्राज्य को स्थापित करा था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ आपको क्लियर रही होंगी। एक क्विक रिकैप करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझा। हम लोगों ने समझा लोग कहाँ रहते थे, तो आज से लाखों साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। आज से 8,000 साल पहले लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा आज से लगभग 4,700 साल पहले लोगों ने सबसे पहला शहर बसाया सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास। फिर कुछ ऐसा होता है कि उन्हें वहाँ से हटना पड़ता है, किसी कारण से शहर टूट जाते हैं, तो लोग वहाँ से हटकर गंगा नदी के पास बस जाते हैं, आज से लगभग 2,500 साल पहले। ठीक है, अब पता है क्या, हमें यहाँ से क्या चीज़ें समझ में आती है, हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि लोग अच्छा एक जगह से दूसरी जगह लोग लगातार मूव कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे। और यही चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण है कि पुराने समय पर किन किन कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे। ठीक है,
और हाँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर डिड पीपल लिव, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मैंने इसे 2 हिस्सों में इसलिए बांटा है ताकि चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टॉपिक है हमारा वाई पीपल यूज टू ट्रैवल, लोग पुराने समय पर क्यों यात्राएं करते थे, क्या क्या कारण थे। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ कर के आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि लोग कहाँ रहा करते थे, है ना। तो हमने उसमें देखा कि आज से लगभग लाखों साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। हमने देखा आज से लगभग 8000 साल पहले लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास रहते थे। आज से लगभग 4700 साल पहले लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे। फिर वहाँ से लोग हट करके कहाँ बस गए, तो गंगा नदी के किनारे बस गए। वहाँ से शिफ्ट होकर के गंगा नदी के पास बस गए। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें समझ में आती है, तो हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि अच्छा भाई, लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह लगातार यात्राएं कर रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो से बिल्कुल हम लोग यही समझेंगे कि पुराने समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों यात्राएं करते थे, क्या क्या कारण थे, है ना। तो वाई पीपल यूज टू ट्रैवल, तो ये हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द पास्ट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इतिहास से ही, अतीत से ही हम देखते हुए आ रहे हैं कि लोग सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते रहे हैं। अब आप बच्चों के मन में सवाल आया कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो चलिए पहले समझते हैं। देखिए, वीडियो कितनी लंबी है ना, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कितनी चीज़ें आपको समझ आ रही है। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि बुक जल्दी से कंप्लीट हो जाए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके, जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके उतना ज़्यादा हम हासिल कर सकें। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग पहले। तो सब कॉन्टिनेंट समझेंगे। सब कॉन्टिनेंट को समझने से पहले हम कॉन्टिनेंट समझेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर से कुदरती सीमाओं से घिरा हुआ हो। कुदरती सीमाएं जैसे कि पहाड़, पहाड़ी, समुद्र, रेगिस्तान, इन चीज़ों से घिरा हुआ हो, उससे हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंट। अब ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो सब कॉन्टिनेंट वो ज़मीन का टुकड़ा जो क्या है, कॉन्टिनेंट से तो छोटा है लेकिन अपने आप को कुदरती सीमाओं के ज़रिए पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट से अलग करता हो, उससे हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। चलिए इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा मैप के ज़रिए समझते हैं। तो चलिए हम लोग सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है ना, ये पूरा एशिया है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है और इसी के अंदर क्या आता है, सब कॉन्टिनेंट। तो ये वाला जो पाकिस्तान का इलाका है ना, ये क्या है, नेपाल का इलाका, भूटान का, और यहाँ पर ये वाला इलाका। तो यहाँ तक जो इलाका है ना, ये पूरा क्या, पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या है ना, नीचे का पूरा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो मतलब ये क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है जो क्या करता है, अपने आप को पूरा सेपरेट करता है, अलग करता है कुदरती सीमाओं के ज़रिए, पहाड़ों और समुद्र के ज़रिए पूरे का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट से। तो ये कहलाता है हमारा सब कॉन्टिनेंट, और इस सब कॉन्टिनेंट का नाम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या है, सब कॉन्टिनेंट समझ लिया। चलिए साथ ही साथ हम लोग इंडिया के नेबर कंट्रीज समझ लेते हैं, जो कि कब थे, तो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो बुक है ना क्लास 6 की हिस्ट्री, तो वो एंशिएंट की हिस्ट्री है ना। एंशिएंट चीज़ें, बहुत प्राचीन चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो उस वक्त क्या है कि इंडिपेंडेंस से काफ़ी साल पहले की बात जो है वो आपके क्लास 6 की हिस्ट्री में लिखी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, जो नेबर कंट्रीज़ थे हमारे, कब, तो इंडिपेंडेंस से काफ़ी पहले, तो वो नेबर कंट्रीज़ जो है क्लास 6 की एंशिएंट हिस्ट्री में लिखी गई है। तो चलिए समझते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से पड़ोसी मुल्क थे, कौन कौन से नेबर कंट्रीज़ थे हमारे देश के। जो ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पड़ोसी मुल्क थे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, अब आप बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भला ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क कैसे था, है ना, उसकी तो भाई बॉर्डर भी टच नहीं होती इंडिया से। तो देखिए यहाँ पर बात कुछ ऐसा है कि पुराने समय पर ना क्या होता था कि ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई आज पाकिस्तान हम देखते ना कि अलग कंट्री है, आज क्या देखते हैं कि बांग्लादेश अलग कंट्री है। तो पहले क्या था, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे देश का ही हिस्सा था, इंडिया का ही हिस्सा था। और क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो ईरान से टच होती है, इसीलिए जो ईरान था वो हमारा नेबर कंट्री था, पड़ोसी मुल्क था। और अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान तो अभी भी हमारा नेबर कंट्री है। अगर आप बोलो कैसे, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये थोड़ी सी जो बॉर्डर है ना वो टच होती है कहाँ से, इंडिया से। तो ये क्या है, अफ़गानिस्तान अभी भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सब कॉन्टिनेंट समझ लिया और साथ ही साथ इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क थे, नेबर कंट्रीज़ थी इंडिपेंडेंस से पहले, उसे भी समझ लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे आप सभी का होमवर्क है कि आप सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी का करंट नेबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और कितने हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे थे कि लोग जो थे ना सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह लगातार यात्राएं कर रहे थे, ठीक है। आगे क्या है, द हिल्स एंड माउंटेन्स। अब देखिए ये जो शब्द है ना, द हिल्स एंड माउंटेन्स, मैं क्या है ना, जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा था तो मुझे भाई बड़ा डाउट रहता था, भला ये हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपको कोई भी डाउट रहे, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हिल्स पहाड़ी और माउंटेन्स पहाड़, इसमें डिफरेंस ये है कि जो पहाड़ होता है ना वो क्या होता है, आमतौर पर 2000 फीट से ऊंचा होता है, और जो हिल्स होता है वो 2000 फीट से आमतौर पर नीचा होता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। जो हिल्स होता है उसमें कम ढलान होती है, वही दूसरी तरफ माउंटेन्स में ज़्यादा ढलान होती है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो माउंटेन्स होते हैं उसमें शिखर होते हैं इस तरीके से, एक मिनट, ये क्या है, माउंटेन्स में क्या होता है, इस तरीके से शिखर होता है। वही हिल्स जो होती है वो राउंडेड शेप की होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये क्या थे कुछ डिफरेंस हिल्स और माउंटेन्स में जो मैंने आपको बता दिए। So the hills and mountains, Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible। अब जो जितने भी कुदरती सीमाएं थी ना, पहाड़, पहाड़ी, समुद्र, रेगिस्तान, ये सारी के सारी चीज़ें क्या है, लोगों की यात्राओं को मुश्किल बना दिया करती थी जब वो सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। अब मान लीजिए क्या मैं ही आपको बोलूं कि आप क्या करो ना भाई, नेपाल की पहाड़ी चढ़ करके तिब्बत चले जाइए, तो क्या ये आपके लिए आसान रहेगा? नहीं रहेगा ना, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए आज क्या है ना, आज हम क्या देखिए, क्योंकि पुराने समय पर भाई ना कोई एरोप्लेन था, ना कोई बस, ना कोई ट्रेन, क्या आसानी से क्या कर सकते हैं, हम यात्राएं कर सकते हैं। तो क्या थी, यात्राएं करना मुश्किल हुआ करता था बट नेवर इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं था, फिर भी लोगों ने यात्राएं करी। सो हिस्टोरिकल रीजंस फॉर ट्रैवल, तो क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। चलिए उन कारणों को हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या है, पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो जो लोग थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे अपने पेट को भरने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए। अब मान लीजिए क्या अगर लोग एक ही जगह पर रहते तो वहाँ का जितना भी जानवर थे, जितने भी फल फ्रूट था वो खा लेते। खाने के बाद उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता जब एक जगह का जो भी खाना है ख़त्म हो जाता तो, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। अब जो लोग थे ना तो कुदरती आपदाओं से बचने के लिए, जैसे कि बाढ़ आ गई या सूखापन पड़ गया, तो अपनी जान को बचाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण क्या है, Sometimes men marched in armies conquering others' land। अब कभी कभी क्या होता है ना, देखिए पुराने समय पर क्या जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके लिए तारीफ वाली बात क्या थी, प्रशंसा वाली क्या बात थी, जितना बड़ा जमीन उतना ज़्यादा राजा की तारीफ, प्रशंसा। तो जो राजा महाराजा थे वो सैनिकों को आदेश देते थे कि दूसरों की ज़मीन पर वो जाएं
और कब्जा कर लें। तो पुराने समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए। अब हमारा चौथा कारण क्या है? सो मर्चेंट्स मूव्ड वैल्यूएबल गुड्स थ्रू कैरावन्स और शिप्स। अब जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे काफिलों में, जहाज़ों में कीमती सामान को बेचने और ख़रीदने के लिए। अब वो काफिलों में क्यों जाते थे मर्चेंट्स? तो देखिए, कैरावन्स, काफिला क्या होता है? तो काफिला व्यापारियों का एक झुंड हुआ करता था। वो लोग एक झुंड बनाते थे और झुंड बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि उनके सामान की कोई लूटपाट ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले। ठीक है, तो मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सामान को खरीद और बेच करने के लिए। पांचवा कारण क्या है? रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड प्लेस टू प्लेस टीचिंग एंड एडवाइसिंग। अब जो रिलीजियस टीचर्स होते थे ना, धार्मिक गुरु होते थे ना, जैसे कि बुद्धा, महावीर, तो वो लोग गांव से गांव, शहर से शहर जाते थे लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए। लोगों को क्या है, वो अच्छे अच्छे कर्मों के बारे में बताते थे, वो लोग क्या है, धर्म के बारे में बताते थे, लोगों के उनकी मुसीबतों पर उन्हें सलाहें दिया करते थे। तो धार्मिक गुरु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शिक्षा और सलाह देने के लिए। अब हमारा फाइनली लास्ट कारण क्या है? So finally, some people traveled for adventure, wanting to discover new places. अब देखिए, फाइनली कुछ लोग ऐसे थे ना जो एडवेंचर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब ये एडवेंचर क्या होता है ना? तो देखिए, एडवेंचर मतलब क्या होता है? एडवेंचर कोई रिस्की काम को कहते हैं जो चुनौतियों से भरा हुआ हो लेकिन आपको करने में मज़ा आता हो क्योंकि आपको उससे कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा हो। तो पुराने समय पर नई नई जगहों को ढूंढना एक एडवेंचरस काम था क्योंकि क्या होता था, इसमें रिस्क होता था, चुनौती होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चुनौतियों से भरा होता था। पैदल चलना पड़ता था या बैलगाड़ियों पर जाना पड़ता था, तो जानवरों का खतरा था, लूटपाट का खतरा था, काफ़ी चुनौतियाँ थी। ठीक है, तो नई नई जगहों को ढूंढने में काफ़ी चुनौतियाँ होती थी, लेकिन जब लोग यात्राएं करते थे तो उन्हें नया नया एक्सपीरियंस भी सीखने को मिलता था। ठीक है, तो पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाना, नई नई जगहों को ढूंढना एक एडवेंचरस काम था, साहसिक काम था। फॉर एग्जाम्पल, इब्न बतूता जो कि एक बहुत बड़े टूरिस्ट रहे हैं जिन्होंने लगभग 30 सालों के अंदर में पूरी की पूरी दुनिया की यात्रा कर ली थी। ठीक है, इतना ज़्यादा वो अपने साहस की भावना से प्रेरित थे, इतना ज़्यादा उन्हें एडवेंचरस काम करने का शौक था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब चलिए आगे समझते हैं हम लोग, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। अब लोग आज के समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि लोग आज अच्छे एजुकेशन की तलाश में, अच्छे शिक्षा हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल की तलाश में, अच्छे हेल्थ केयर की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज के भी टाइम पर जो लोग हैं ना, वो एडवेंचरस काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज का एडवेंचरस काम क्या है? जैसे कि माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों पर क्या है, साइकिल चलाना, या तो फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर रस्सी लगाकर चढ़ना। तो ये आज का क्या है, कुछ एडवेंचरस काम है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि पुराने समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे और आज के समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं क्यों करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं कि लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे और आज के समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, है ना? तो पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो देखिए, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम इसका कंक्लूजन समझेंगे कि अच्छा भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने से आखिर होता क्या है। चलिए इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। All these movements led to the sharing of ideas between people and enriched our cultural traditions. अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ना हमारा, इससे पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसे तोड़ूंगी, फोड़ूंगी, फिर तोड़ फोड़ कर जोड़ूंगी। मतलब क्या कि पहले मैं एक एक शब्द का मतलब आपको बताऊंगी, फिर पूरे सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और यहाँ पर आपका एनरिच्ड मतलब है बेहतर बनाना,
कल्चरल मतलब है रहने सहने का तौर तरीका, और ट्रेडिशंस मतलब होता है परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हो। चलिए एक बार पूरे सेंटेंस को समझते हैं। सो ऑल दीज मूवमेंट्स लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल एंड रिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने से क्या होता है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने से लोगों के जो विचार हैं आपस में घुलते मिलते हैं, और उनका जो रहने सहने का तौर तरीका है, परंपराएं हैं, और भी ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं। अब सवाल आता है हाउ, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने से हमारे परंपराएं, रहने सहने का तौर तरीका बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कार्विंग स्टोन्स। अगर हम बात कर ले क्या कार्विंग स्टोन मतलब पत्थरों को तराशना, है ना, तो पत्थरों के तराशने की अगर हम बात कर ले, देखिए बच्चों, कार्विंग मतलब क्या होता है, जो मूर्तियों पर आपने क्या देखे होंगे, डिजाइन्स देखे होंगे, तो उससे हम कार्विंग बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या कि राजस्थान से कुछ लोग कहाँ आए, तमिलनाडु आए। जब वो तमिलनाडु आए ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर भव्य भव्य मंदिरों को देखा, वहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियों की नक्काशियों को देखा, पोंगल जैसे त्यौहार में रंगीन रंगोलियों को देखा, तो वहाँ के डिज़ाइंस उन्हें बहुत पसंद आए। तो उन्होंने क्या करा, उन डिज़ाइंस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया, अपने आर्ट में ऐड कर लिया। इससे क्या हुआ, उनका रहने सहने का जो तौर तरीका है, उनका जो भी आर्ट है, वो और भी ज़्यादा बेहतर होता चला गया। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने से क्या होता है, हमारे आइडियाज़ आपस में घुलते मिलते हैं और हमारा आर्ट, रहने का तौर तरीका और भी बेहतर होता चला जाता है। इस चीज़ को हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अगर हम खाना बनाने की ही बात कर लें, तो खाना बनाने का जो तौर तरीका है ना, वो भी क्या है, समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बेहतर होता चला गया। फॉर एग्जाम्पल 17वीं सेंचुरी से पहले इंडिया में क्या है, दाल था, चावल था, मतलब आलू नहीं था। ठीक है, हम लोग दाल चावल खाते थे, आलू नहीं था। 17वीं सेंचुरी को जो पोर्चुगीज़ है, जो पुर्तगाली लोग हैं, इंडिया आए तो अपने साथ आलू लेकर के आए, तो हमें आलू के बारे में ज्ञान हुआ, तो हम लोग दाल चावल के साथ भरता, भुंजिया, ये सब कुछ बनाकर खाने लगे, है ना। आज हम क्या देखते हैं कि आलू से बहुत सारी डिशेस बनती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारे जो सोच विचार है ना, वो आपस में घुलते मिलते हैं। हमें एक दूसरे को ज्ञान बांटने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, जिससे हमारा स्किल्स, आर्ट्स, रहने सहने का तौर तरीका और भी ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, और कंक्लूजन क्या है, आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाने से होता क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, नेम्स ऑफ द लैंड, ज़मीन के नाम, भूमि के नाम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम उसमें समझेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे रखाया, जो कि एक कहानी के जरिए समझेंगे। नेम्स ऑफ द लैंड, ज़मीन के नाम, भूमि के नाम। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ कर के आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लोग कहाँ रहा करते थे, फिर हमने समझा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों यात्राएं करते थे, क्या क्या कारण थे पुराने समय पर, और इस वीडियो से हम समझेंगे कि हमारे देश का नाम, हमारे भूमि का नाम कैसे रखाया। तो चलिए समझते हैं। 2 words we often use for our country are, सो 2 शब्द जो अक्सर हम अपने देश को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से, तो इंडिया और भारत। तो ये जो 2 नाम है ना, ये हमारे देश के कैसे रखा है, इसके पीछे की हिस्ट्री को, कहानी को हम लोग समझने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आराम से बैठ जाइए कहानी सुनने के लिए, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे देश का नाम इंडिया कैसे रखाया, कहानी समझते हैं हम लोग। इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो शब्द इंडिया है ना, वो रिवर इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। अब ये जो शब्द इंडिया है वो रिवर इंडस से निकल कर के आया है। तो कैसे, इस चीज़ को हम समझेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। द इरानियंस एंड ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago
कॉल्ड द इंडस एज हिंदोज और इंदोज। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है हमारी। आज से लगभग 2500 साल पहले जो ईरानियंस थे, फारसी लोग थे, और जो ग्रीक्स यूनानी लोग थे, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में आए। तो नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन समझ लेते हैं हम लोग। एक मिनट, देखिए ये क्या है, ऊपर है हमारा नॉर्थ और इस तरफ होता है हमारा वेस्ट। तो इंडिया का जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में कौन आते हैं? ईरानियंस और ग्रीक्स। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है प्रेजेंट डे का। ठीक है, तो सबसे पहले ईरानियंस और ग्रीक्स में से इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में कौन आते हैं? तो ईरानियंस आते हैं। वो यहाँ आते हैं और नॉर्थ वेस्ट इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, जब वो आते हैं ना, तो फिर उनकी मुलाकात सिंधु नदी से होती है, जिसे वो लोग हिंदू बोलना शुरू कर देते हैं। अब हिंदू बोलना क्यों शुरू कर देते हैं? अगर आपके भी मन में यही सवाल आ रहा है तो आप एक, पता है क्या, छोटे साइंटिस्ट की तरह हो। पता है क्या आपको कि जो बड़े बड़े इन्वेंटर्स रहे हैं ना हमारी दुनिया भर में, जो बड़े बड़े आविष्कारक रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आविष्कार करा था, उनके भी मन में कुछ ऐसे ही सवाल हुआ करते थे, क्या, क्यों, कैसे, हर टॉपिक के पीछे। और अगर आप इसी डायरेक्शन में सोच रहे हो तो ऑल द बेस्ट। चलिए समझते हैं। तो फारसी लोग सिंधु को हिंदू क्यों बोला करते थे? क्योंकि फारसी जो लोग थे ना, उनकी भाषा में सा का उच्चारण हा से होता था, इसलिए वो लोग सिंधु को हिंदू बोला करते थे। ठीक है, अब हिंदू बोला करते थे और सिंधु नदी, जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को वो लोग हिंदोस बोला करते थे। ठीक है, फिर क्या होता है, आज से लगभग 2500 साल पहले ईरानियंस के बाद, फारसी लोगों के बाद ग्रीक्स आते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में, इस इलाके में। ठीक है, जब वो यहाँ आते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं कि अच्छा, जो वहाँ फारसी लोग हैं, जो फारसी लोग वहाँ कब्जा कर रखे थे, वो क्या है, सिंधु नदी उसके आसपास के क्षेत्र को हिंदोस बोल रहे थे। तो ग्रीक्स लोग ने क्या करा, उस शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया। अब अपनी भाषा में कैसे अपना लिया? तो उन्होंने हिंदोस को इंदोस बोलना शुरू कर दिया। अब ये हिंदोस को इंदोस क्यों बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि जो ग्रीक्स थे ना, उनकी भाषा में जो फर्स्ट का एच शब्द होता है वो साइलेंट होता, वो प्रोनाउंस नहीं होता है, तो उन्होंने हिंदोस को इंदोस बोलना शुरू कर दिया। तो अच्छे से समझिए, पहले क्या थी सिंधु, सिंधु को क्या बोला फारसी लोगों ने, हिंदू, हिंदू से हिंदोस बना दिया। फिर क्या है, ग्रीक्स लोगों ने क्या बोला उससे, हिंदोस, और फिर यही इंदोज शब्द है ना, जो ग्रीक्स ने बोला इंदोज, यही इंदोज शब्द क्या होता है, लेटिन भाषा में पहुंचता है, यूरोप वगैरह में पहुंचता है, जहां ये इंडोज से इंडस में बदल जाता है, और इंडस शब्द से ही इंडिया शब्द निकल कर के आया है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये क्या है, गंगा नदी है ना, इसके आसपास के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, गंगैटिक प्लेन बोलते हैं ना, नदी से मिलता जुलता नाम। उसी तरह से लेटिन भाषा में सिंधु नदी को इंडस कहा गया, और इंडस नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो इंडस नदी का जो आसपास का क्षेत्र था, है ना, इंडस नदी के जो ईस्ट के तरफ का क्षेत्र था, उसे क्या कहा गया, उसे इंडिया कहा गया। ठीक है, और इस तरीके से हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया। एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि कहानी में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हमने देखा क्या कि जो फारसी लोग थे, यूनानी लोग थे, सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस बोला करते थे, और यही इंदोस शब्द जब लेटिन भाषा में पहुंचा, यूरोप वगैरह में पहुंचा, तो ये इंडोस से इंडस में बदल गया, और यही इंडस से ही इंडिया शब्द निकल करके आया है, और हमारे देश का नाम इस तरीके से इंडिया रखा गया। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि जो इंडिया शब्द है ना, वो हमारे देश में प्रचलित कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि जो इंडिया शब्द है ना, वो तो भाई यूरोप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था हमारे देश को बताने के लिए, सिर्फ यूरोपियंस इस्तेमाल करते थे। ये शब्द हमारे देश में नहीं आया था। हमारे देश में पता है कैसे आता है? ठीक है, जो ब्रिटिशर्स है ना, तो ब्रिटिशर्स के शासनकाल में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, ठीक है, तो इंडिया आए तो जो नाम इंडिया हमारे देश के लिए पहले से प्रचलित था, फेमस था यूरोप वगैरह में, जो लोग यूरोप वगैरह के जो लोग हैं हमारे देश को बताने के लिए जो इंडिया शब्द इस्तेमाल करते थे,
ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उस नाम को अपना लिया और ये नाम उनके शासन काल के दौरान काफ़ी प्रचलित भी होता है, फेमस भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश का नाम इंडिया रखाया और इंडिया नाम देश में प्रचलित भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे रखाया है। अब समझते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे रखाया। ठीक है, चलिए समझते हैं। इट वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जो भारत शब्द का इस्तेमाल है ना, वो किस लिए किया जाता था, तो नॉर्थ वेस्ट में एक कबीला रहता था भरत नाम का, और उन्हीं के नाम पर क्या होता है, हमारे देश का नाम भारत रखाता है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बोल दी जो किताबों में लिखी हुई थी, लेकिन जो मेरे क्यूरियस बच्चे हैं ना, उन्हें हर चीज़ में क्या लॉजिक चाहिए, है ना, कि भाई ये क्या बात हुई कि एक जनजाति का नाम था क्या भरत, तो उनके नाम पर पूरे देश का नाम भारत रखा गया। तो आप क्यूरियस बच्चों के लिए ना ये कहानी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए समझते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारे हिस्ट्री में ना, इतिहास में एक दश राज्य की युद्ध हुई थी, जिसमें एक तरफ थे राजा सुदास और उनका भरत कबीला, और दूसरी तरफ थे 10 राजा और उनके कबीले। और ये युद्ध कहाँ होती है, तो रवि नदी के किनारे, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसमें जो 10 राजा थे और उनके कबीले थे ना, उन्होंने मिलकर ठान लिया था कि राजा सुदास और भरत कबीले को एकदम हरा कर रहना है। ठीक है, लेकिन जब ये युद्ध होती है तो पता है क्या होता है, गेस कीजिए कौन जीतता है, तो भरत, है ना, भरत कबीला और राजा सुदास जीत जाते हैं। जी हाँ, और जीतने के बाद इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में बस जाते हैं। और पता है क्या होता है उसके आगे, द नेम भारत इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद 3500 ईयर्स अगो। और भरत कबीले के जीत को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया कि इसे ऋग्वेद में लिखा गया। अब ये ऋग्वेद क्या होती है ना, तो ऋग्वेद हिंदू धर्म की सबसे पुरानी धार्मिक किताब है, जो क्या है, सबसे पहले संस्कृत की रचना है। मतलब सबसे पहले संस्कृत में ऋग्वेद लिखा गया था, आज से लगभग 3500 साल पहले, जो कि हिंदू धर्म की एक धार्मिक किताब है। ठीक है, तो उसी में क्या होता है ना कि भरत कबीले का जिक्र आता है। ठीक है, और बाद में इसी नाम को हमारे देश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। या तो फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भरत कबीले की जीत और उनके नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में बसने के कारण उस क्षेत्र को और धीरे धीरे पूरे देश को, है ना, और धीरे धीरे पूरे देश को भारत के नाम से जाना जाने लगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे का सारा टॉपिक आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। हमने पढ़ा था ना कि आज से लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया जाता था, लेकिन हमें ये चीज़ कैसे पता चली, मुझे कैसे पता चली कि आज से 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी, है ना। और साथ ही साथ जो रशीदा का क्वेश्चन था ना, जो हमने शुरू में पढ़ा था, कि रशीदा ने क्या बोला था कि बहुत बहुत साल पुरानी बात हम कैसे जान सकते हैं, तो उसका भी जवाब आपका नेक्स्ट वीडियो में है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता है ना। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ कर के आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि पुराने समय पर लोग कहाँ रहा करते थे, फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों यात्राएं करते थे। फिर लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे रखाया। अब सवाल ये आता है कि ये सारी की सारी चीजें मुझे कैसे पता चली, हमें कैसे पता चली, है ना। या तो फिर हम क्या करके आए हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ कर के आए हैं कि आज से लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी, तो ये चीजें मुझे कैसे पता चली, है ना। और साथ ही साथ रशीदा याद है जो चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो रशीदा का क्या सवाल था कि काफी साल पुरानी बातें हमें कैसे पता चलती है। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर वीडियो से हम लोग समझने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 सोर्सेज है, 3 साधन है जिसके जरिए हम लोग अपने अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो उनमें से एक क्या है, तो उनमें से एक है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होती है ये मैन्युस्क्रिप्ट?
सबसे पहले हम लोग इसके ऑरिजिन को समझेंगे, रूट वर्ड को समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑरिजिन क्या है हमारा? तो मनु जो कि लेटिन भाषा से आया, जिसका मतलब होता है हैंड, हाथ, और स्क्रिप्टस जो कि लेटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब है रिटन, मतलब लिखा हुआ। ठीक है, तो हाथों से लिखी गई किताबें। ठीक है, अब आप बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम ये क्या है ना, ये जो है, तो ये क्या है ना भाई, ये मेरा मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट ये नहीं है बच्चों, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? तो चलिए इसके डेफिनेशन पर अगर हम गौर करें, क्या कहती है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन क्या कहती है? बुक्स रिटन बाय हैंड लॉन्ग अगो। ठीक है, वो किताबें जो काफी साल पहले लिखी गई थी हाथों द्वारा। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक को हाथों से तो लिखा है, लेकिन वो काफी साल पुरानी नहीं है, तो ये उस सेंस में मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट किन किन चीजों पर लिखा जाता था? क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट को कागजों पर लिखा जाता था? कागज तो भाई उस पर नहीं लिखा जाता था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले इंडिया में कागज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो किन किन चीजों पर मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया? मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन 2 थिंग्स। तो 2 चीजों पर क्या है मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया? पहला क्या था हमारा? पाम लीफ, मतलब ताड़ के पत्ते, और दूसरा क्या है? बर्च बार्क, मतलब भुर्ज पेड़ की छाल, पर्टिकुलरली ग्रोज इन हिमालयाज, जो कि मेन तौर पर मुख्य रूप पर ज्यादातर कह सकते हैं कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब चलिए इन दोनों चीजों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि इन पर मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता था। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला है पाम लीफ, ताड़ के पत्ते। तो ताड़ के पत्तों पर मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता था? ठीक है, तो ताड़ के पत्तों को ना सबसे पहले सुखाया जाता था। सुखाने के बाद उसमें नुकीली पतली लकड़ी की कलम से उस पर मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जाता था। अब क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गई? नहीं बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए लोग क्या करते थे? लकड़ी को जलाते थे और उसमें से काली कालिक निकालते थे। फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ना, जो सूखे हुए ताड़ के पत्ते के ऊपर क्या है, नुकीली पतली लकड़ी की कलम से लिखी गई थी, उस पर क्या करते थे ना, उस काले कालिक को लगा दिया करते थे। फिर जो एक्स्ट्रा कालिक होती थी उसे कपड़ों से पोंछ दिया करते थे, और इस प्रकार से अक्षर साफ साफ दिखाई देने लगते थे, और इस प्रकार से तैयार होती थी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट। अब इन मैन्युस्क्रिप्ट को किताबों में बदला जाता था। अब लोग क्या करते थे ना कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ठीक है, जो ताड़ के पत्ते थे उसको एक ही आकार में काटते थे, एक साथ रख करके साइड में होल करते थे और फिर डोरियों से बांध देते थे, और इस प्रकार से तैयार होती थी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट की किताबें। तो थी ना इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, अब चलिए दूसरा को समझते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा जिस पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी? तो बर्च बार्क, है ना, भुर्ज पेड़ की छाल। तो जो बर्च बार्क है ना, वो ज्यादातर हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो लोग क्या करते थे ना, अब क्योंकि जो बर्च बार्क है उसमें कुदरती तौर पर बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोग उसे सावधानी से निकालते थे और निकालने के बाद उसको तैयार करते थे, फिर मैन्युस्क्रिप्ट को लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर पता है क्या, एक चीज तो तय है कि लोगों के अंदर डेडिकेशन तो था भाई, पेपर नहीं है लेकिन ताड़ के पत्तों पर मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया, है ना। अब क्या, भुर्ज पेड़ की छाल की खाल निकाल कर उस पर मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया, तो डेडिकेशन तो था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन पता है क्या, कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? अब क्योंकि पुराना समय था, उतनी फैसिलिटी नहीं थी ना, तो देखिए होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रॉब्लम विद द मैन्युस्क्रिप्ट, क्या प्रॉब्लम थी मैन्युस्क्रिप्ट के साथ? सो मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन बाय द इंसेक्ट्स। बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे ना, वो कीड़े मकोड़े द्वारा खा लिए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट को पत्तों पर लिखा जाता था और पत्ते कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, तो कीड़े मकोड़े ने क्या करा, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट वो खा गए, बट many have been preserved in temple and monasteries। पर उसमें से बहुत सारे जो बच गए ना, उन्हें टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में बचाकर रख दिया गया। अब ये मोनास्ट्री क्या होती है?
तो मोनास्ट्री मतलब होता है गुरुकुल, जहाँ मंक्स लोग रहते हैं। अब लोगों को क्या लगा ना, लोगों को लगा कि हाँ भाई ये क्या है, धार्मिक किताब है, भगवत गीता है, ज्ञान वाली किताब है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे बचा कर प्रिजर्व कर कर मंदिरों में रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उसे मंदिरों में बचा करके रख दिया। ठीक है, और बाद में क्या होता है, इन किताबों को ढूंढते ढूंढते हमारे हिस्टोरियंस निकाल लेते हैं ढूंढ करके, और फिर आपके बुक में लिख देते हैं। फिर आप लोगों को इन किताबों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए बच्चों, कोई भी चीज ना कभी भी बोरिंग नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग होता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सभी में क्या होते हैं, ज्ञान होते हैं। हमें थोड़ी सी बस इंटरेस्ट की जरूरत है। ठीक है, तो हिस्ट्री भी कितनी इंटरेस्टिंग है, हम कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां देखने को मिलती है हमें इसमें, है ना। हमने क्या पढ़ा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उसको लिखना कितना मुश्किल था पुराने समय पर, मैन्युस्क्रिप्ट जैसे किताबों को। लेकिन अभी चीजें कितनी आसान हो गई है, किताबें बस मशीनों में छप जाती है, तो चीजें कितनी आसान हो गई है पुराने समय के मुकाबले। ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री के जरिए पता चलती है और हम समझते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बातें। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट की जरूरत है, हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के चलने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग कि अब सवाल तो ये भी आता है ना कि मैन्युस्क्रिप्ट जो थी ना, तो उस पर क्या क्या चीजों को लिखा जाता था। ठीक है, तो these books dealt with all kinds of subjects, तो बहुत सारी चीजें मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखी जाती थी। कौन कौन सी चीजों को मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया समझते हैं हम लोग। सो रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, सूर्य अर्घ्य, पुराने समय पर लोग क्या करते थे ना, सूर्य देव को जल अर्पित किया करते थे। तो ये एक तरफ से उनका मान्यता था, बिलीफ था, तो वो किया करते थे। तो उन चीजों को मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया। दूसरा क्या है हमारा, सो द लाइव्स ऑफ द किंग्स। ठीक है, राजा महाराजा की जिंदगी के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लिखा गया। तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरा है मेडिसिन एंड साइंस। अगर हम मेडिसिन की बात कर ले तो जैसे कि आयुर्वेद जैसी दवाइयाँ है ना, जो जड़ी बूटियों से बनती थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा जाता था कि किन किन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जा सकती है। अगर हम साइंस की बात कर ले तो उस वक्त पर पुराने समय पर हमें किन किन चीज़ों के बारे में ज्ञान था। ठीक है, तो हमें स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो हमें क्या पता था, तो लगभग 5th सेंचुरी को यह हमें पता था कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब जो पृथ्वी है ना वो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, अगर आप बच्चों को नहीं भी पता है ना, तो आप बच्चे क्या करने वाले हो, इन चीजों को ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा इस चीज को, और इस चीज को किसने बताया था हमें, तो आर्यभट्ट ने बताया था, जो कि इंडिया के एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन रहे हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट जी को हम लोग कब पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री की। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जी को। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। ओके, तो इन सभी के अलावा और क्या चीजें लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट पर, तो चौथा है हमारा एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। एपिक्स लिखे जाते थे। एपिक्स क्या होती है, बड़ी बड़ी कहानियां होती है, जिसमें महान पुरुषों के बारे में क्या होता है ना, लिखा जाता है। जो महान पुरुष होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, तो उनके बारे में जो कहानियां लिखी जाती थी। एपिक्स के बाद पोएम्स, जो कविताएं थी वो लिखी जाती थी। प्लेज, नाटक वगैरह को लिखा जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें ना मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लिखी जाती थी। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट पर हमने क्या देखा। मैन्युस्क्रिप्ट के रूट वर्ड को देखा हम लोगों ने, डेफिनेशन को समझा हमने समझा कि मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीफ पर और बर्च बार्क पर लिखी जाती थी। फिर हमने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट पर किन किन चीजों को लिखा जाता था। तो हमने समझा क्या, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, और चौथा है हमारा एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। ठीक है, अब सवाल तो ये भी आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट किन भाषाओं में लिखा गया था, है ना। क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश या हिंदी में लिखी गई थी? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी तो आज से लगभग 2000 साल पहले इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बोली ही नहीं जाती थी। तो किन किन भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया समझते हैं। Many of these manuscripts were written in संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। तो बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना वो संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत वो भाषा थी जिन्हें ब्राह्मण्स लोग, पुजारी लोग बोला करते थे,
और प्राकृत वो भाषा थी जिन्हें आम जनताएं इस्तेमाल किया करती थी। और तीसरा तमिल वो भाषा था जिसे साउथ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मैन्युस्क्रिप्ट की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी के साथ हमारा जो पहला सोर्स है जिसके ज़रिए हम लोग अपने पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं वो कंप्लीट होता है। चलिए दूसरे सोर्स को समझते हैं जो कि है हमारा क्या, इंस्क्रिप्शन। सवाल ये आता है कि इंस्क्रिप्शन क्या है ना। तो क्या होती है इंस्क्रिप्शन? तो इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, बस वही है बच्चों जो आप लोग करते हो अपने बेंच के साथ। अब ये मत बोलिएगा कि आप लोग नहीं करते हो। आप बच्चे क्या करते हो ना, अपने बेंच में कोई नोकीली चीज या कंपास से खोद करके गढ़ करके अपने नाम को लिख देते हो, बस वही है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए इस चीज को रूट वर्ड के जरिए और डेफिनेशन के जरिए अच्छे से समझते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो है ना वो भी मैन्युस्क्रिप्ट के ही तरह लैटिन भाषा से आया है, जिसमें इन का मतलब होता है इन या ऑन, मतलब के ऊपर या के अंदर, और स्क्रिप्टस का मतलब होता है लैटिन भाषा में रिटन, मतलब लिखा हुआ। तो किसी सतह के ऊपर या अंदर लिखा हुआ उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, These are writings engraved on hard surfaces like metal, like stone or metal। मतलब क्या है कि these are writings, inscriptions क्या होती है, writings होते हैं, लेख होते हैं, that are engraved, जो गढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, आप कह सकते हो खोदे जाते हैं एक किसी हार्ड सतह के ऊपर, जैसे कि क्या स्टोन हो गया या मेटल हो गया। तो सिंपल सी बात यह है, इंस्क्रिप्शन क्या होती है, तो वो राइटिंग्स होते हैं जिन्हें लिखे जाते हैं कठोर सतह के ऊपर, या तो फिर कह सकते हो कि गढ़ करके खोद करके कठोर सतह के अंदर, उससे हम बोलते हैं क्या, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट पर हम लोगों ने क्या देखा था कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है कि पत्तों पर लिखी जाती थी, वही दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शन जो है वो कठोर सतह पर लिखे जाते थे। अब सवाल ये आता है कि इंस्क्रिप्शन में किन किन चीजों को लिखा जाता था, है ना। सो व्हाट वाज रिटन, क्या क्या लिखा गया इंस्क्रिप्शन में, समझते हैं। तो पहला हमारा क्या, ऑर्डर्स ऑफ किंग्स, तो राजा महाराजा के ना आदेश के बारे में लिखा गया। अब मान लीजिए क्या, कोई संदेश राजा को ना पूरी प्रजा तक फैलानी है, राजा थोड़े ना सबके घर जाके ठकठकाएगा कि भाई मुझे क्या ये संदेश आप तक पहुंचानी है। तो राजा क्या करते थे ना, सिंपली इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे ताकि प्रजा उसे देखे, पढ़े और पालन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा महाराजा जो थे वो इंस्क्रिप्शंस में ऑर्डर वगैरह लिखवाते थे। दूसरा क्या है हमारा, सो किंग्स, क्वींस एंड अदर पीपल रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब जो राजा थे, रानी थे, या जो दूसरे अदर पीपल थे, दूसरे अमीर लोग थे, उन्होंने क्या करा ना, अपने जीवन के बारे में लिखवाया जो वो किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अब मान लीजिए क्या, राजा ने ना बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, तो वो क्या करते थे, उस जीत को इंस्क्रिप्शन में लिखवाया करते थे। क्यों लिखवाते थे, जैसा आप करते थे ना कि अपने बेंच पर क्या अपना नाम लिख दिया करते थे, ताकि अगले आने वाली क्लासेस को भी तो पता चले कि इस नाम का बंदा इस बेंच पर बैठा करता था। तो बिल्कुल वैसे ही राजा महाराजा भी करते थे। ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन में अपने नाम को लिखवाते थे ताकि भाई आगे आने वाले राजा को भी तो पता चले कि हाँ भाई इस नाम के राजा ने ना इतनी बड़ी युद्ध हासिल करी थी, और जनरेशन टू जनरेशन, युगों युगों तक उस राजा की प्रशंसा होती रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया। अब एक चीज और है यहाँ पर, ठीक है, देखिए बच्चों, इंस्क्रिप्शन जो थे ना वो सिर्फ राजा महाराजा और अमीर लोग लिखवाते थे। जो आम जनताएं थी वो इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखवाया करती थी। और क्यों नहीं लिखवाती थी, उसके पीछे का कारण और एक्सप्लेनेशन दोनों ही हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि आम जनता इंस्क्रिप्शंस क्यों नहीं लिखवाती थी। तब हम इन चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। वैसे अभी फिलहाल ना मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंस्क्रिप्शन को लिखने में क्या दिक्कतें आया करती होंगी और क्या एडवांटेज रहा होगा, बेनिफिट रहा होगा इंस्क्रिप्शन को लिखने का। ठीक है, चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ।
ठीक है, देखिए इंस्क्रिप्शन को लिखने का फायदा ये था क्योंकि वो कठोर सतह पर लिखा जाता था, तो किसी भी ज्ञान को जनरेशन टू जनरेशन तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता था इंस्क्रिप्शन के जरिए, अगर इंस्क्रिप्शन को अच्छे से बचा करके रखा गया हो तो ये क्या था, एक पहला तो भाई बेनिफिट था। अगर हम बात कर ले इसकी डिफिकल्टीज की, थोड़ा सा मुश्किलात की, तो क्या मुश्किलें आया करती थी इंस्क्रिप्शंस को लिखने में, तो मुश्किल कुछ ऐसी थी ना, क्योंकि इंस्क्रिप्शन को कठोर सतह पर लिखा जाता था और कठोर सतह पर लिखने के लिए कठोर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि हथौड़ी, छेनी, और उन चीज़ों से क्या करना, इंस्क्रिप्शन पर लिखना, गढ़ना काफ़ी मुश्किल था, जिसमें काफ़ी समय और मेहनत लगा करता था। इसीलिए इंस्क्रिप्शन को लिखना क्या था, थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब पता है क्या, अब आपको जो बोर्ड में इमेज दिख रही है ना इंस्क्रिप्शन की, जो कि आपके बुक में भी दी गई है, ये इंस्क्रिप्शन जो है ना आज से लगभग 2250 साल पुरानी है। और इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिला, तो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है कंधार वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान के कंधार वाले क्षेत्र में। और इस इंस्क्रिप्शन को किसने लिखवाया था, तो अशोक नाम के राजा ने लिखवाया था, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन पता है 2 भाषाओं में लिखी गई थी, टॉप में ग्रीक था और नीचे आरामाइक था। चीजें क्या थी, एक ही लिखी गई थी, लेकिन भाषाएं अलग अलग थी। और पता है क्या, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई, पुराने समय पर जरूर कंधार वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, वहां पर ग्रीक और आरामाइक बोली जाती होगी, तभी तो लिखी गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। आपको मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन 2 मेजर सोर्सेस समझ में आए होंगे, जिसके जरिए हम लोग अपने अतीत के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड सोर्स आर्कियोलॉजी को समझेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी और ये लेक्चर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।